हाय गाइस, कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी आज का। इस वक्त ईशानी और सिया दोनों कॉलेज पहुंच चुके हैं। एक महीने में ईशानी और सिया के कॉलेज में काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके थे। लड़के तो ईशानी और सिया के दीवाने ही थे। आखिर दोनों इंडियन ब्यूटीज जो थी, ऊपर से एक महीने में ईशानी जो पहले काफ़ी चब्बी हुआ करती थी, उसने काफ़ी वेट लूज कर लिया था और वह अब किसी मॉडल की तरह लगती थी। पहले से ही वह उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और अब पतली होने के कारण वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ईशानी और सिया इस वक्त क्लास में बैठी हुई थी। सिया का ध्यान इस वक्त ईशानी की तरह नहीं था। ईशानी को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। प्रभु सिया को दिखाना नहीं चाहती थी। इसी तरह से आज का दिन बीत गया। दोनों कॉलेज से घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद ईशानी ने सर दर्द का बहाना बनाकर टेबलेट ले ली और रूम में सोने चली गई। उनके घर में उनकी एक केयर टेकर थी जो कि इंडिया से ईशान ने ही भेजी थे। उनका नाम सीमा थी। उनका उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। वह ईशानी और सिया दोनों का ही काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती थी। यह घर ईशान ने ही इटली में खरीद लिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी किराए के घर में रहे। दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। अंश अभी भी ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था और ईशानी और अपनी तस्वीर को देख रहा था। अंश का अब यही रूटीन हो गया था, ऑफिस और बाकी टाइम ईशानी की तस्वीर को देखते रहना। ना वह ठीक से खाता था ना ही पीता था। कॉलेज तो जाना उसने छोड़ ही दिया था। वह बस एग्ज़ाम के लिए कॉलेज चला जाता था। अंश अभी ईशानी की तस्वीर देख ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज। उसने साइड में देखा तो उसकी अंश ने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। उस दूसरी तरफ से संगीता जी ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, अंश क्या हो गया है तुझे? ना तो तू रात को घर आता है न दिन भर घर पर रुकता है। क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है? अंश बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। मुझे तेरा पुराना वाला अंश चाहिए जो हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था। मुझे यह अंश नहीं चाहिए जो हमेशा अकेला अपने आप में गम रहता है, जिसे न खुद की पड़ी है न किसी और की। अंश तू अभी घर वापस आ, वरना मैं आ रही हूँ तेरे ऑफिस। अपनी माँ की धमकी सुनकर अंश ने गहरी सांस लेकर शांति भरी आवाज़ में कहा, मैं आ रहा हूँ। अंश की बात सुनकर संगीता जी शांत हो गई। कुछ देर बाद अंश ने अपना कोट उठाया और गाड़ी की चाबी निकालकर कैबिन में से सीधा लिफ्ट की तरफ चल गया। कुछ देर बाद अंश अपनी गाड़ी में बैठकर कपूर मैंसन के लिए निकल गया। करीब 2:30 बजे के आसपास अंश की कार कपूर मैंसन के बाहर आकर रुकी। अनजाने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर लिविंग रूम में की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। गार्डन है, उसके लिए दरवाज़ा खोल जैसे ही अंश ने अंदर कदम रखा, उसका ध्यान अपनी माँ संगीता जी पर गया जो सोफे पर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। अंश को देखकर संगीता जी जल्दी से खड़ी हुई, उसे घूर कर देखने लगी। उसने अनजाने संगीता जी की तरफ देख कर कहा, क्या हुआ मन? संगीता जी ने गुस्से से कहा, तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है ना? हम तेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं। तूने कभी सोचा भी है क्या हो गया है? आज मुझे बता। 1 महीने से तू मेरा अंश नहीं रहा तो पूरी तरह से बदल चुका है। मेरा बेटा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। उसे अपने परिवार वालों की चिंता थी, पर तुम मेरे बेटे नहीं हो। एक दिन तुम्हारी चिंता करते करते ही मैं मर जाऊंगी। संगीता जी की बात सुनकर अंश ने गुस्से से कहा, यह आप कैसी बात कर रही हैं? अंश का गुस्सा दिखाकर संगीता जी ने भी उसे गुस्से से कहा, ऐसी बातें ना करूं तो कैसी बातें करूं? तो दिन भर घर पर आता ही नहीं, रात को भी नहीं आता। पिछले 1 महीने से दिन भर 1 या 2 बार तू घर आया है। वह भी कब आता है और कब नहीं हमें पता ही नहीं चलता। तूने ना मुझसे बात की, ना अपने पापा से, ना अपने दादा दादी से। तू जानता है ना हम सब की जान है तू, फिर भी तो ऐसा भी है क्यों कर रहा है अंश? संगीता जी की बात सुनकर अंश ने गहरी सांस ली और उन्हें गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। संगीता जी ने अंश का चेहरा अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मुझे बता, माँ हूँ तेरी, तू मुझे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है।
संगीता जी की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। संगीता जी ने कहा, पहले तुझे बता, तूने डिनर किया? संगीता जी की बात सुनकर अंश चुप हो गया। संगीता जी ने गुस्से से कहा, मुझे पता है था तूने कुछ नहीं खाया होगा, चल पहले चुपचाप खाना खा ले, मैंने खाना गर्म किया है। संगीता जी ने के डांटने के कारण अंश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके साथ डाइनिंग टेबल पर चला गया। संगीता जी अपने हाथों से अंश को खाना खिला रही थी। अंश भी चुपचाप उनके हाथों से खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद अंश चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कमरे में आने के बाद उसका ध्यान उन तस्वीरों पर गया जिन सभी तस्वीरों में ईशानी और उसके तीनों दोस्त थे। तस्वीरों को देखकर अंश की आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बिना कपड़े बदले ही बेड पर जाकर लेट गया। हालांकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी वह बेड पर करवटें बदल रहा था। उसने खिड़की से बाहर गहरे अंधेरे को देखते हुए कहा, प्लीज़ मोटू वापस आ जा, तू जैसा कहेगी वैसा बन जाऊंगा। कहते हुए अंश की आंखों में आंसू की बूंद तकिए को भिगो रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त इटली में सुबह 6 बज रहे थे। ईशानी बेड पर सो रही थी। उसे काफ़ी थकावट हो रही थी। रात को सिया जब ईशानी को देखने आई तब उसे महसूस हुआ कि ईशानी तबीयत ठीक नहीं है। उसने साइड किया कि वह आज ईशानी के साथ ही सो जाएगी। सिया भी ईशानी के बगल में ही सो रही थी। सूरज की रोशनी जैसे ही पर्दों पर आई सिया की आंखें खुल गई। उसने अंगड़ाई लेकर अपने बगल में देखा। ईशानी आराम से सो रही थी। ईशानी को सोता देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ईशानी जल्दी से बद में खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सिया नहाकर बाहर निकली। इस वक्त उसने वाइट कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। कम अपने बाल को पोंछते हुए ईशानी के पास आई। उसने प्यार से ईशानी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ईशानी उठ जा। ईशानी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, थोड़ी देर सोने देना। सिया ने ईशानी को घूरते हुए कहा, ईशानी मैंने कहा उठ जा, तो बहुत आलसी हो गई है। ईशानी ने सिया को घूर के देखा और बच्चों की तरह उठकर बैठ गई। उसका मुंह फूला हुआ था। चेहरा देखकर सिया ने मुस्कुराते हुए इसके गाल खींच और कहा, चल जल्दी से तैयार हो जा। ईशानी जैसे ही बेड से खड़ी होने लगी हुई कि उसका सर चक्कर आने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। सिया का ध्यान ईशानी उसके करने की तरफ नहीं था। तभी ईशानी को अजीब सा फिर से महसूस हुआ और वह दौड़ती हुई बाथरूम में चली गई। सिया जो कि अपने बाल सुखा रही थी, उसका ध्यान भी ईशानी की तरफ गया। उसने मन ही मन कहा, इसे फिर से उल्टी हो रही है। तो इतना सोच वह दौड़ते हुए ईशानी के पीछे गई। ईशानी बेसिन में बार भी उल्टी कर रही थी। सिया बाथरूम में आकर ईशानी की पीठ पर हाथ फेरने लगी। ईशानी उल्टियाँ कर रही थी। उल्टी होने के बाद सिया ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, इस बार तो मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली, हम आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सिया ने इतना ही कहा था कि उसका ध्यान ईशानी के पीले पड़े चेहरे की तरफ गया। ईशानी कुछ कहने की हालत में नहीं लग रही थी। इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती, ईशानी की आंखें बंद हो गई और वह नीचे गिरने वाली ही थी कि सिया ने उसे संभाल लिया। सिया ने घबराते हुए कहा, ईशानी अपनी आंखें खोल। पर ईशानी बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर सिया बुरी तरह से घबरा गई। कुछ देर बाद ईशानी बेड पर लेटी हुई थी और सिया परेशानी से ईशानी की तरफ देख रही थी। सीमा आंटी भी सिया के पास खड़ी थी। वह एक लेडी डॉक्टर ईशानी का चेकअप कर रही थी। कुछ देर बाद ईशानी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। डॉक्टर ने इंग्लिश में सिया से पूछा, इससे सी इज मैरिड? डॉक्टर की बात सुनकर पहले तो सिया हैरान हो गई, पर सिया ने फिर खुद को संभालते हुए कहा नहीं डॉक्टर, इसे नॉट मैरिड। सिया की बात सुनकर डॉक्टर ने एक बार फिर से ईशानी की तरफ देखा और फिर से उसका चेकअप करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कह दी सांस लेकर ईशानी की तरफ देखा और फिर सिया से कहा, हमें उनके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करने होंगे, ब्लड टेस्ट भी करना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर सिया ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर आपको जो करना है कीजिए बस। डॉक्टर ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद उन्होंने ईशानी के ब्लड सैंपल्स लिए और अपनी लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए। टेस्ट आधे घंटे में ही होने वाला था। डॉक्टर तब तक ईशानी का चेकअप कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त अंश नींद में बड़बड़ा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी किसी प्रॉब्लम में हो। अंश ने बड़बड़ाते हुए कहा, मोटू क्या हुआ तुझे? मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी किसी ने ईशानी
को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अंश और ईशानी के बीच में दूरी हो गई। यह देखकर अंश जल्दी से उठकर बैठ गया। वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी मोटू को मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मेरी मोटू को फिर से अपनी लाइफ में लाकर ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, अंश ने कहा और खुद को शांत करने लगा। इटली में ईशानी अभी भी बेहोश थी और सिया और डॉक्टर ईशानी के पास मौजूद थे। सीमा आंटी नीचे चली गई थी। तभी जो ब्लड सैंपल के लिए भेजा गया था उसका रिजल्ट आ गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट को अपने हाथों में लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ रही थी उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। डॉक्टर ने चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सिया डरते हुए उनकी तरफ देख रही थी, कभी बेहोश ईशानी की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर इतनी हैरान क्यों है। आखिर में सिया ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ डॉक्टर, बताइए कुछ। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सिया बिना पलके झपकाए को देखने लगी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। उन दोनों को इतनी देर तक झगड़ते हुए देखकर इशिता ने अनाया से कहा, यह दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इससे बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से चलते हैं। इशिता की बात सुनकर अनाया उससे देखने लगी, लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ कहती तभी कबीर, जो इशिता की बातों को सुन रह चुका था, वो उसे देखकर कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह इशिता के पास आया और उसके हाथ को पकड़ के सोहेल को देखकर कहने लगा, तुम्हें अगर और भी बात करनी है तो तुम मिस्टर जॉनसन के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, या फिर तुम चाहो तो अभी भी चांस लेकर यह काम कर सकते हो। वैसे तो तुम्हारे साथ काम करने में मुझे ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ। कबीर की बात सुनकर सोहेल भी मुँह बनाते हुए कहता है, हाँ तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आता है, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। सोहेल की बातों को सुनकर और कबीर को देखकर अनाया सोहेल से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही एडवांस बनते हो? जब भाई कह रहे हैं कि यह काम कर लो तो तुम्हारा क्या जा रहा है? कल तो तुम भाई से यह कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मरे जा रहे थे। अब जब भाई खुद तुम्हें ऑफर कर रहे हैं तो तुम पीछे हट रहे हो। अनाया की बात सुनकर सोहेल गुस्से में उसे देख रहा था। तभी इशिता माहौल को संभालते हुए कहती है, आप लोग लड़ना बंद कीजिए, वैसे भी दोपहर का समय हो गया है तो हमने टिफ़िन लाया है, आप लोग उसे खा लीजिए, हम दोनों बाद में वापस आते हैं। यह कहकर इशिता अनाया का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। इशिता को इस तरह से भागते हुए देखकर कबीर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक इशिता अनाया के साथ जा चुकी थी। उसे इस तरह से जाते देखकर कबीर गुस्से में सोहेल को देखने लगा, तो सोहेल ने भी कबीर को देखकर मुंह बना लिया। इधर इशिता अनाया के साथ ऑफिस के बाहर आकर एक चैन की सांस लेकर कहती है, इन दोनों के सामने रहने पर कितना डर लगता है, तो तुम हिम्मत वाली हो इसलिए भाई के सामने कुछ भी बोल देती हो, लेकिन न जाने क्यों मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, मैं तो हिम्मत वाली हूँ क्योंकि मैंने भाई से यह सब सीखा है। तुम भाई के साथ इतने समय से हो और तुम हो कि उनके सामने कुछ बोलती भी नहीं हो। तुम उनकी पत्नी हो। जिस तरह भाई अब तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें अब दूर नहीं करेंगे। तुम्हें तो लड़ना चाहिए। देखो इशिता, आगे अब से भाई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो तुम्हें पसंद नहीं होगा तो मुंह पर उन्हें मना कर देना। यह मत सोचना कि उन्हें बुरा लगेगा। भाई को किसी बात का बुरा नहीं लगता है। तुम बस उन्हें मना कर देना, आगे जो होगा तुम खुद हैंडल कर लेना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, भाई तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। अनाया की बात सुनकर इशिता गहरी सांस लेकर कहती, हाँ यह तो मैं देखी हूँ, पर फिलहाल के लिए चलो, यहाँ रहने से अच्छा है कि हम कहीं और चलें। इशिता की बात सुनकर अनाया उसे देखने लगी। तभी अचानक से अनाया की नज़र एक गाड़ी पर गई, जहाँ पर एक आदमी की पीठ उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन अनाया ने उसे पहचान लिया था, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत इशिता को लेकर उस आदमी के पास पहुंची। इशिता, जो अभी भी कंफ्यूज होकर अनाया को देख रही थी, अनाया वहां पहुंचते ही इस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहती, अंगद। यह कोई और नहीं बल्कि अंगद था। अंगद अपनी गाड़ी के सहारे खड़े होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वहीं जब अंगद ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़ गया।
पहले तो अंगद ने अनाया को देखा, लेकिन दूसरे ही पल उसकी नज़र इशिता पर ऐसे रुकी जैसे पहले प्यारी लग रही थी, अब आज अंगद को उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यह बात अंगद भी देख पा रहा था। इशिता ने अपना लुक चेंज कर लिया था। वह मुस्कुराया और इसने इशिता को देखकर कहा, आपने अपना लुक चेंज किया है, आप पहले तो ऐसे नहीं थी। अंगद की बात सुनकर इशिता तो जो खुद ही हैरानी में थी, वह मुस्कुरा कर कहती है, हाँ वह इंसान को हमेशा बदलते रहना चाहिए, इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना लुक बदलना चाहिए। क्या मैं इससे अच्छी नहीं लग रही हूँ? वैसे सच कहूँ तो जिन्होंने मेरा लुक बदला है उन्हें मैं इससे बहुत अच्छी लगती हूँ। इशिता की बात सुनकर अंगद समझ गया कि इशिता इनडायरेक्टली कबीर की बात कर रही है। यह सोचकर वह फीकी हंसी हंसा और इशिता से कहा, जिसने भी किया है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अंगद की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों तो ऑफिस आए हुए थे, लेकिन हमारा काम हो गया तो हम बाहर जा रहे थे, पर मैंने आपको देख लिया। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? आपके साथ कोई नहीं है? अनाया की बात सुनकर अंगद मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ इसलिए कोई नहीं है क्योंकि मैं अपने साथ किसी को रखता ही नहीं हूँ। मुझे अकेले घूमना था तो सोचा क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाऊँ। अब आप लोग आ ही गए हैं तो चलिए हम तीनों ही एक जगह अच्छे से बैठकर बातें करते हैं। अंगद की बात सुनकर अनाया खुश होकर कहती है, यह भी कोई पूछने की बात है? हम तो आपके के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ना मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और वैसे भी मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। अनाया की बात सुनकर अंगद मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के फिर मिल रहा हूँ। वैसे हम लोग अगर यही बात करते रहेंगे तो लोगों की नज़रें हमारे ऊपर चली जाएंगी। इससे अच्छा यही है कि पास में एक रेस्टोरेंट है, हम वहीं चलते हैं। यह कहकर अंगद अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। अंगद को जाते देखकर इशिता ने अनाया को देखा तो अनाया इशिता का हाथ पकड़ के वहाँ से चली गई। इधर ऑफिस में बैठे कबीर और सोहेल जो खिड़की के पास खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे, उन दोनों की ही आंखें इतनी ज़्यादा छोटी हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि वह दोनों अपनी आंखों से अंगद को जान से मार देंगे। जब इशिता और अनाया उन दोनों को की नज़रों से ओझल हो गई, तब जाकर कबीर ने सोहेल को देखा तो सोहेल अंगद को देखने लगा। उन दोनों ने अपने एक्सप्रेशन बदल कर अजीब तरह से मुंह बनाकर एक दूसरे को देखा। तभी सोहेल ने कबीर से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो? सोहेल की बात सुनकर कबीर अपनी नज़र उधर करते हुए कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अजीब चेहरा तो तुम बना रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? कबीर की बातों को सुनकर सोहेल खुद के एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मीटिंग ख़त्म करते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सोहेल बिना कबीर की बातें सुने वहाँ ऐसे भागा जैसे कभी भी कबीर उसे रोक देगा। कबीर ने जब सोहेल को इस तरह से जाते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और इशिता को कॉल करने लगा, लेकिन इशिता ने एक बार भी कबीर का कॉल नहीं उठाया। इसके बाद कबीर गुस्से में ऑफिस से बाहर आ गया। कबीर जैसे ही उसे रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसने देखा इशिता अनाया बड़े ही अच्छे से हंस कर अंगद से बातें कर रही हैं। वही अंगद भी बार बार हंसते हुए उन दोनों को देखते हुए एक जगह जाकर बैठ गया। हालांकि कबीर को ये अंदाज़ा नहीं लगा कि वह जहाँ बैठा है वहाँ पर पहले से ही कोई इंसान बैठा है। कबीर ने बगल में सोहेल बैठा हुआ था और सोहेल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि कबीर उसके पास आया है। वह दोनों ही इशिता और अनाया को देख रहे थे। इस बीच में वेटर ने जब कबीर को देखा तो वह तुरंत कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, कबीर सर, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है? वेटर के मुंह से कबीर का नाम सुनकर सोहेल, जो अनाया को देखने में इतना गुम हो चुका था, उसने तुरंत कबीर को देखा। वहीं अब तक कबीर ने सोहेल को देख लिया था। वह दोनों इतने ज़्यादा हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उन दोनों ने किसी बंदर को देख लिया हो। सोहेल ने तो पहले अपनी आंखों से चश्मा निकालकर कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। वहीं कबीर सोहेल को देखकर हैरानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कबीर की बात सुनकर सोहेल अपनी आंखें छोटी करके कहता है,
क्या यही सवाल मैं पूछ सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पहले आया हूँ, तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सोहेल की बात सुनकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर खन्ना। मैं किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि लोग मेरे पीछे आते हैं और मैं यहाँ पर अपनी बहन को देखने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तुम्हारी वजह से किसी प्रॉब्लम में आए, क्योंकि तुम तो मेरी बहन पर ध्यान देते नहीं हो। कबीर की बात सुनकर सोहेल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो मैं भी अपनी बहन के लिए आया हूँ। मैं अपनी बहन को ऐसे ही किसी के पास थोड़ी ना देख सकता हूँ। तुम भी तो मेरी बहन पर ध्यान नहीं देते हो। यूँ ऐसे ही मेरी बहन किसी के साथ चली गई और तुमने इसे इग्नोर कर दिया। उन दोनों की बात को इस तरह से बातें करते हुए देखकर वेटर अपने हाथ में रखा टिश्यू का बॉक्स वहाँ रखकर चला गया। इधर जब कबीर ने सोहेल की बातों को सुना, तब वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो बहुत अच्छा है। चलो हम दोनों बैठकर अपनी अपनी बहनों पर नज़र बनाकर रखते हैं, क्योंकि जो इंसान हमारी बहनों के साथ बैठकर बातें कर रहा है, वह इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कबीर की बात सुनकर सोहेल ने अंगद को देखा। हालांकि सोहेल भी अंगद को जानता था, इसलिए वह कबीर को देखते हुए कहता है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अंगद बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मेरी बहन तो बहुत भोली भाली है। तुम्हारी बहन भी भोली भाली है। क्या पता वो दोनों अंगद की बातों में आ जाए। हम यहाँ रहकर उन दोनों की रक्षा कर सकते हैं। सोहेल की बात सुनकर कबीर ने इशिता को देखा, जो हंसते हुए अंगद से हाथ मिला रही थी। यह देखकर वह मुंह बनाकर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हमें अपनी बहन जो नज़र बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन यह इशिता अंगद से इतना हाथ क्यों मिला रही है? क्या मैंने इसे मन नहीं किया था कि इसे मर्दों से दूर रहना है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? यह अंगद को ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा है। यह कहते हुए कबीर के चेहरे पर जलन वाले एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। कभी वह गुस्से में इशिता को घूर रहा था, तो कभी नाराज़ होकर इशिता को देख रहा था। वहीं सोहेल भी अनाया को इस तरह से अंगद के कंधे पर हाथ रखते हुए देखकर मुंह बनाकर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यह लड़की कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी है। जबकि मैंने इससे कहा था कि मर्दों से दूर रहना, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अंगद के इतने करीब रहने की? तुम्हारी बहन एक नंबर की पागल है। वह बस दूसरे मर्दों के पास जाती रहती है और मुझे खुद से दूर करती रहती है। मन तो कर रहा है कि अभी जाऊं और उसे अंगद से दूर करके जाऊं। यह कहते हुए सोहेल भी गुस्से में अंगद को देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि वह अपनी बहन को देख रहे हैं, लेकिन बातें अपनी बीवियों की कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज अंगद का इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होने वाला है।